इसलिए हम अपना जो है, जो भी हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर हम नैरो डाउन कर सकते हैं, और उसके लिए हमको फिर बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू डू द स्टडी ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द केयर गिवर्स, आप जैसे जानते हैं इन बच्चों के जो केयर गिवर्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं. उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, हो सकता है अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज हैं तो इंस्टीट्यूशन के जो स्टाफ हैं वो हो सकते हैं. So you can narrow down on the problems of the institutionalized children, or you can narrow down on the problems of the children who are taken care from their respective homes. You can narrow down on the problems of the caregivers. Now it is up to the person or the researcher to actually decide. We will see how they are to decide. We will come to that. After that, you have to now make for the proposal a statement of the problem. We'll come to that also later. Then review of literature आप साथ साथ करते जा सकते हैं. It will always be helpful. A small tip I want to give here to all my research scholars and even the young teachers, that many times when we go to any source on which we have drawn to draw any information whatsoever, because these days, as you know, that the laws of IPR is very strong and the laws of plagiarism are very strict, and you cannot just lift anything from anywhere without giving the source, because otherwise you can come into difficulty. So my suggestion is that whenever you go to a source, you keep a ready diary with you all the time, especially the ones who are undertaking research or are going to undertake research. Keep a diary with you all the time, which is readily available with you, or you can do it even on your phone, on your notepad, and immediately take down the reference. आप उस जो भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी किताब या जो भी आप सोर्स को टैप करते हैं, इमीडिएटली उसकी नोटिंग कर लीजिएगा. क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, हम कहते हैं चलो ये तो हम देख लेंगे बाद में, और वो रिसोर्स फिर हमें बाद में ढूंढने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो आप एक डायरी रखिएगा जहां आपके पास जितनी भी किताबें, जितने भी, क्योंकि एक साथ तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, सो यू जस्ट कीप अ डायरी, एंड वेरेवर इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द लाइब्रेरी, प्लीज राइट द एक्सेशन नंबर. हर लाइब्रेरी में किताब का एक्सेशन नंबर होता है. तो लाइब्रेरी में जैसा आप जानते हैं कई बारी किताबें हमें दोबारा मिलती नहीं हैं. सो इफ यू हैव एन एक्सेशन नंबर जो लाइब्रेरी के रजिस्टर में रहता है, अगर वो भी आप नोट करते हैं, वो हर किताब पे लगा होता है, तो आपको फ्यूचर में अगर उसी सोर्स पे आप दोबारा जाना चाहते हैं तो आपका बहुत सा वैल्यूबल समय बच सकता है. ये मैं मेरे बच्चों को भी यहाँ बोलती हूँ, और ये मैं हर रिसर्च स्कॉलर को, सबसे पहले जो मेरे पास भी आते हैं पीएचडी वाले, आई टेल देम प्लीज मेंटेन अ डायरी. जो जो आपका प्रोग्रेस है आप प्लीज उसमें नोट करते जाएं. अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने ब्रेन की हार्ड डिस्क में उसको आप रख लेंगे, तो प्लीज हैव नो, इसकी कोई मुगालते आप नहीं पालिएगा. ऐसा होता नहीं है, बिकॉज द मोमेंट इट इज आउट ऑफ साइट, इट इज आउट ऑफ माइंड. So this is a small suggestion, and you can say a tip I want to give. Then the next task comes of the identification of the objectives of the study. ये यहाँ पे आपका एक स्टडी का तो ब्रॉड एम हो जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं. अब उस एम के अंदर आपको अपने छोटे छोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि बहुत क्लियर होने चाहिए, उनको आपको बनाना पड़ेगा, so that now these things can be actually doable and achievable. क्योंकि ब्रॉड एम्स अचीव नहीं होते हैं, वो तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं, पर उसको एग्जीक्यूशन के लिए हमको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके बाद हमारे जो भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको हमें क्लैरिफिकेशन उसका करना चाहिए. हमारे जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा. हमारी डेफिनेशन क्या है, डिक्शनरी की डेफिनेशन एक हो सकती है, हमारी डेफिनेशन क्या है वो हमें वहां पे बतानी पड़ेगी. उसके बाद हमें हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, जिसको कि हम कहते हैं हमारी टेंटेटिव अजम्पशंस क्या है.
हम क्या पॉसिबल आउटकम्स देख रहे हैं इस रिसर्च की, उसके ऊपर हम अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उसके बाद हमें अपने वेरिएबल्स सिलेक्ट करने होंगे। खासकर अगर हमें बहुत स्पेसिफिक और फोकस स्टडी करनी है तो हमें वेरिएबल्स को अपने आइडेंटिफाई करना चाहिए, और कोशिश हो तो उनको कंट्रोल भी हम लोग कर सकते हैं, ताकि बाद में हम ये डिफरेंट जो फिनोमेना है उनकी इंटर रिलेशनशिप्स को हम जो है रिसर्च के माध्यम से, हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट के माध्यम से हम उनकी रिलेशनशिप को देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्क्रिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना रिसर्च डिजाइन बनाना है कि हाउ आर वी गोइंग टू अंडरटेक। ये तो आपके हो गए शुरू के जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं। देयर आफ्टर you have to prepare your research design. Now in research design, what are the steps that you need to follow? I have given them here, one after the other. The first thing is that you have to define your universe. Universe or population is what, from where you are to draw your data. That is your subjects, where they exist. जहां से आप अपना सैंपल लेने वाले हैं, वो आपका यूनिवर्स होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम पूरे अपने यूनिवर्स की स्टडी कर लेते हैं तो वो तो हमारी सेंसस स्टडी हो जाती है। पहले जब सैम्पलिंग नहीं इजाद हुआ था तो ऐसे ही लोग पूरे सेंसस ही होते थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग था। बट अब जो है सैम्पलिंग काफी साइंटिफिक हो चुका है, and with sample you can come to almost as accurate a result as you would have by studying the whole universe, and these results can then be applied to the whole universe. This is the modern scientific mechanism that we have for research today, which has made really things quite simple for us. Then you have to select your sample method. आपको पूरा एक सैम्पलिंग का फ्रेमवर्क, because जैसा आप जानते हैं the sampling also has to be scientific. It can be scientific. And since we are adopting the scientific method, our sampling process and procedure also should be very well described in advance. That what is it that we are going to do? How are we going to draw the sample? What is the procedure we are going to adopt? How much sample are we going to get? And all that can be mentioned in the proposal itself, so that you get very directed and focused results. Then you have to select your methods and tools of data collection. Methods के अंदर ही tools रहते हैं, तो उनको आपको spell out करना पड़ता है अपने proposal में। आप interview method को adopt करेंगे, उसके अंदर आप इंटरव्यू स्केड्यूल बनाएंगे, आपकी स्ट्रक्चर्ड रहेगी, अनस्ट्रक्चर्ड रहेगी। ये दैट इज अप टू द रिसर्चर, depending on the area, the topic, the kind of problem which is under study, you can select your methods of data collection. And also it depends on the fact whether you are doing a qualitative research or you are doing a quantitative research. Often it has become today a combination of both. So you can adopt that also, combine both the methods and do a mixed research. Then you have to process your data. Although data processing comes only after you have collected your data, but these days, as you know, that we have various mechanisms. आपके पास SPSS है, social sciences में ऐसे बहुत से tools हमारे पास आ गए हैं डिजिटल, और जिनके द्वारा हम आज अपने कंप्यूटर पे ही अपना कोड बुक बना के पूरा डेटा फीड करके फिर हमको रेडिली सारे जितने भी रिलेशनशिप्स हम देखना चाहते हैं वो कंप्यूटर हमको दे देता है, हमारी सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी दे सकता है। पर आप कौन सी स्टैटिस्टिक्स पे रिलाई करेंगे, कौन से टूल्स पे रिलाई करेंगे फॉर योर डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय यू बिफोर हैंड। देन इफ यू वांट, इट इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप अपनी एक स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन दे सकते हैं कि आप अपने रिसर्च, जब आपका सब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आप उसके कितने चैप्टर बनाना चाहेंगे। यूजुअली अगर मास्टर्स लेवल पे करते हैं तो 5-6 चैप्टर आर मोर देन सफिशिएंट, बट अगर आप उसको PhD लेवल पे करते हैं then the number can go a little higher, because you may have an entire chapter on review of literature which you may not have in a master's research. So it depends on you, but you can give your scheme of chapterization, because then you have the framework in your mind.
After that, then of course, you will be analyzing your data. That is, you'll be making your tables. They may be the univariate table, bivariate, multivariate, depending on what relationships that you are trying to see or trying to focus on. And then you can present your result and findings. And out of that, you can draw your inferences, your conclusions, and thereafter you can even give, if there are certain gaps which are left, you can give your suggestions for the future researchers, that what are the areas that they can explore, that they can look into for their own research. Now, research, as you know, can be done for the pursuit of academic purposes. That is, you want to pursue a degree. It is mandatory at times at master's level or optional also. So you have an option to do it at the master's level. Thereafter, MPhil also many people do, although these days MPhil is getting done less and less because it doesn't really carry much weightage in the future promotions and all. So most of the academicians these days don't go for MPhil. They straight away go for their PhD, their doctoral research. And of course, there are postdoctoral research one can do. So mainly, PhD में अगर आप करते हैं तो वो तो academic exercises है, वहां पे ये नेक्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं है. बट ऑफन वी सेंड प्रपोजल्स टू द गवर्नमेंट भी अगर कोई रिसर्च का वो कोई एरिया आपके लिए, उन्होंने आपको पता है यूजीसी में, आपके आईसीएसएसआर में, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको इनवाइट करती हैं, फंडिंग करती हैं फॉर रिसर्च, या उनकी खुद की नीड आ जाती है तो दे थ्रो ओपन टू द institutions, you can do research in these areas, or certain areas become niche areas for the government. For instance, women empowerment, children, depending on what is the concern of the society at the point of time. So in that case, you can give your budget and time frame. वहां पे ये जरूरी होगा क्योंकि वो आपसे बजट मांगेंगे, वो आपसे टाइम फ्रेम मांगेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक आप उनको रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं. और फिर आपका ये एक यहाँ पे भूल गया, आपको फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी रहती है. रिसर्च रिपोर्ट जो है वो भी एक अपने में अलग ही विषय है, वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और की और इंटेग्रल पार्ट है रिसर्च का. So that is not, of course, our concern here. So then you have to present, जैसा मैंने broadly लिख दिया, presenting the result and findings. Actually, it is writing the report. Report में आप अपनी ये सब result और findings को present करते हैं. और bibliography. Bibliography, I hope everybody knows what's a bibliography. You have to distinguish between a bibliography and referencing. Referencing usually comes at the end of the chapter, where you actually give only the works that have been consulted for that particular chapter. But bibliography is at the end of the thesis, where you chronologically sometimes or alphabetically list all those books, journals, magazines, newspaper articles, internet sites, whatever that you may have consulted for your research. So you may have read the books in detail, or you may have just picked up the book, maybe just browsed through it, doesn't matter. That becomes a part of your bibliography. So bibliography, again, there are rules for bibliography writing and all, which you must follow, but keep preparing your bibliography. As I told you, keep noting all the sources which you are consulting. Don't wait till the end of the report. Do it side by side. Now we come to the first aspect of it, that is, once you have identified the area, then you have to now zero down on the topic. Now it's a big task, identifying and formulating the topic. Often, sometimes we have to wait for years because the topic has to be done with certain things in mind. What are those things? One thing is that try to take a topic which is of interest to you. जो आपके इंटरेस्ट का है, आपकी जिसमें रुचि है. क्योंकि रिसर्च में हमें 3-4, हमें तो 5 साल लग गए थे. उस टाइम में हम बहुत डिटेल में जाते थे, बहुत बड़े हम विषय ले लेते थे. आजकल थोड़ा शॉर्टकट का जमाना है, तो यूजुअली 2-3 साल तो फिर भी लग ही जाते हैं, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट टू द टाइम you conclude. So if it is not a topic of your interest, then it will be difficult for you.
उसके बाद आप जो नेक्स्ट है कि बहुत एरिया जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, जिसमें मंडेन है, रेपिटेटिव है, कुछ भी न्यू एक्साइटिंग नहीं है, वही आप बार बार करते चले जा रहे हैं, आपके प्रीडेसेसर ने भी किया, अब आप भी करेंगे क्योंकि कन्वीनियंट है। अक्सर बच्चे आते हैं, बोलते हैं इसके ऊपर कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर कोई प्रीवियस रिसर्च अवेलेबल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू विल बी क्रिएटिंग knowledge, you will be creating information. Why do you have to wait for this कि कोई पहले से किसी ने किया हो? जब मैंने मेरा पीएचडी का रिसर्च किया था, सोशल वर्क इन इंडस्ट्री, कोई भी एक भी रिसर्च नहीं हुआ था उस एरिया में, और उस वजह से मुझे काफी चैलेंजेस आए, जिसने मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। सीएसआर जब जिसकी बात नहीं होती थी, तब वो टाइम में मैंने उसके ऊपर, सोशल वर्क इन इंडस्ट्री के ऊपर, मैंने एक सेंसस करके जितनी भी इंडस्ट्रीज थी पूरों को लेके 70 की 70 इंडस्ट्री को लेके मैंने अपना स्टडी किया था। एंड दैट हैज बीन वेरी सेटिस्फाइंग and very inspiring for me even as a teacher, because you have this satisfaction. You have not been run of the mill, you have done something which has contributed to the knowledge base of our discipline. And then we can, another consideration for selection of the topic can be that it is of contemporary interest. Present में जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड इज ऑफ कंटेम्पररी इंटरेस्ट, तो ये भी मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अब इसमें आ जाएंगे, बट अभी जिस तरह से इसमें नई नई चीजें आए दिन आ रही हैं, तो ये नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग के लिए ये, और रादर ऐसा पैंडेमिक जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। कंट्रीज के लेवल पे यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। इंडिया में शहर से शहर, स्टेट से स्टेट अलग अलग चीजें हमारे सामने आ रही है, लोगों के अलग अलग रूप हमारे सामने आ रहे हैं। कोई देवता बन के आ रहे हैं, तो कोई चोरी डकैती कर रहे हैं इस सिचुएशन का फायदा उठा के। हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, कोई भगवान बन के आपको बचाने आ रहा है, तो कोई आपका सोशल बॉयकॉट कर रहा है। तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो आज के टाइम में ये कंटेम्पररी इंटरेस्ट हो जाता है। ऐसे सोसाइटी में समय समय पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and we need to look into them. We need to do a scientific investigation into them so that we can tomorrow devise our plans, schemes, workout programs which will address those issues. तो ये contemporary interest का होना चाहिए, ये थोड़े guidelines हैं। और दूसरा मैंने देखा है कि टाइटल बनाने में लोगों को बहुत तकलीफ आती है। ये मैं सब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि आई हैव बीन द रिसर्च कोऑर्डिनेटर इन माय कॉलेज एट इंदौर, for so many years now, and I've been guiding the research projects of the orienting them and telling them right from the inception to the end. And I come across some very common problems which I have taken up here, for your attention also. There is one thing called the main title and another thing called the subtitle. रिसर्च में हमेशा आप चाहें तो एक मेन टाइटल लेके चलें, और मेन टाइटल में ही सब कुछ ना डाल दें। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, वी कैन हैव अ सब टाइटल। तो हम मेन टाइटल को बहुत ही क्रिप्टिक, बहुत ही टू द पॉइंट और प्रिसाइज रखें। और प्लीज डू नॉट पुट द मेन टाइटल इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। आई थिंक मतलब हमें नहीं पता है, जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में या कोट्स में कुछ भी डालते हैं, सो वी मीन दैट वी हैव टेकन इट फ्रॉम समवेयर। These are somebody else's words which we are using. तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालने की ये जो आदत है, ये मुझे समझ नहीं आती, और मतलब टीचर्स भी ऐसा करते हैं सरप्राइजिंगली। तो आपको उसको प्लीज इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालना है, आपको सिर्फ अपना टाइटल देना है अपने प्रपोजल में, उसके साथ आपको सब टाइटल देना है। मैं आपको एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रही हूँ, मैंने आपको शुरू में प्रॉब्लम का दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च इन द एरिया ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, देन यू कैन से द प्रॉब्लम्स फेस्ड, दिस इज वन एग्जाम्पल। आप इस तरह से अपने टाइटल्स को
बिल्कुल स्पेसिफिक बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय केयर गिवर्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप इसमें अब अपना सब टाइटल दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप ये रिसर्च कहाँ पे करने वाले हैं। तो ये रिसर्च जो आप करने वाले हैं उसमें आप नीचे दे सकते हैं। आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग स्लाइड हियर। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मैंने और भी अभी एक्सप्लेन करूंगी, पर मैंने बता दिया था कि इसका बैकग्राउंड जो है सेंसस में से आप जानकारी ले सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से। तो वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। So the identifying and formulating the topic, we can go there now. So the problems faced by caregivers of mentally retarded children, a study with special reference to severely retarded children of Indore city. तो हमने अब उसके सब टाइटल से हमने उसका कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया, हमने ये बता दिया कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये हम जो है अपने टॉपिक को इस तरह से हमको चूज करना चाहिए, लिखना चाहिए, और उसके जो हमारे है हमें इस पे, जैसा मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में यहाँ लिखा हुआ आया है कि यू हैव टू पोज सर्टेन रिसर्च क्वेश्चंस। और ये रिसर्च क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन, what are its implication for the parents, what aspects of the problem you want to focus on, and why. रिसर्च में एक चीज याद रखिएगा, for everything you have to answer this question, why. That is, you have to justify why this method, why not that method, why this topic, why this aspect of the topic, why not any other aspect. So all the time you are rationalizing, you are giving your rationale why you have selected a particular method, a particular tool, a particular statistical test. जो भी आप करते हैं उसको आपको justify करना पड़ता है. You have to justify why did you choose it. तो ये rational आपको देना पड़ता है. और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, you can come to the topic, identify the topic. आप उसको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आप उसको नेक्स्ट जो है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं. आप उसमें जितना भी आपके पास स्टडीज हैं, आपके पास जो भी सब्जेक्ट पे अवेलेबल है, ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ लें और फिर कंफ्यूज हो जाएं. बेटर ये होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने बोला वी आर फोकसिंग ऑन द केयर गिवर्स ऑफ द मेंटली रिटार्डेड, सो वी विल स्टडी द जनरल प्रॉब्लम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ दिस इशू एंड प्रॉब्लम. वो तो हम स्टडी करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में लिखेंगे भी, हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे. बट हमारा प्राइमरी फोकस जो वो रहेगा कि केयर गिवर्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उसके ऊपर अगर कुछ स्टडीज हुई हैं, उसके ऊपर अगर कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, तो ट्राई टू फोकस इन दैट. बिकॉज इफ वी ट्राई टू गो आउट ऑफ आवर लिमिट्स, समटाइम्स इट गेट्स वेरी अनविल्डी एंड बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द डेटा. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. मैंने इतना डेटा कलेक्ट कर लिया था, मैंने 4 स्केड्यूल्स बनाए थे, और मैंने उसमें इतनी ज्यादा मतलब चीजें इंक्लूड कर ली थी, तरीके अलग अलग, बिकॉज आई वॉज वेरी एम्बिशियस एट दैट टाइम, कि मेरा कितना डेटा है जो आज भी मैं यूज नहीं कर पाई, वो वैसे ही पड़ा है. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और बहुत से मैंने ऐसे तरीके, मैंने इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट की. ऑफ कोर्स इट हेल्प मी पर्सनली एट माई पर्सनल लेवल, पर मेरी एक एक इंटरव्यू को कई बारी 3-3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा विस्तृत जानकारी ली थी. तो वी कैन नैरो इट डाउन, फोकस कर सकते हैं. तो उससे क्या है, आजकल तो लोगों के पास वैसे ही समय नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक टू मच टाइम, especially when we are conducting interviews of the subject or our beneficiary or our target group or the unit of study, whatever you may call it. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होने के बाद, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपको बताया, then we have to, we can have the next slide please. ये हो चुका है. हाँ, उसके बाद अब हम आ जाते हैं
on the aims and objectives. जैसा मैंने आपको बताया, एक ब्रॉड एम आपका हो सकता है स्टडी का, वो आप उसको फोकस कर सकते हैं. जैसे यू वांट टू स्टडी about mental retardation, the various dimensions, what is the problems which are affecting these children. That can be one focus of your study. And thereafter then you can go to specific aims. So broadly you can summarize what is it that you want to achieve through your research. आप क्या करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं. But it has to be very close to the problem that you have already given your statement on. उससे रिलेटेड होना चाहिए. पता चला आप पढ़ कुछ रहे हैं, आप समझ कुछ रहे हैं, और जब आप अपना ब्रॉड एम बताते हैं तो दोनों में कोई कनेक्ट नहीं है. अक्सर ऐसा होता है. So your problem should be, whatever you are going to study, your aim should be very closely related to your problem. Now, research questions, as we saw, which we pose, they can then be converted into specific objectives, because objectives are the foundation and they should be one very specific. They should be relevant, that is related to the topic, and they should be very clearly worded. बहुत उनका शब्दों का जो इस्तेमाल हो, चयन हो, वो वेग नहीं होने चाहिए. क्योंकि आप अगर खाना पूर्ति के लिए उसको वेग कर देते हो तो आपको ही तकलीफ होने वाली होती. Because you will then lose your focus, you will not know. And then the idea is that on each of these objectives you may have to frame your questions. You may have to narrow down on the information which you are going to seek. तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे, टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो आपको ही होने वाली है. जैसे कई बारी लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये लिख देते हैं, वन ऑफ माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव सजेशंस फॉर न्यू रिसर्च टू द रिसर्च स्कॉलर्स. ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है. आपकी रिसर्च कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े कुछ आउटकम्स ले आए. we need to be a little modest about what we are going to do, and we need not suggest to anybody. At the end of the report we will give our suggestions. Those who want to take can take, but it can never be the objective of your study. So the objective of the study is to go into the problem on hand and try to get an insight into the various dimensions of that problem which you think can help the society. आपको ऐसे issues लेने हैं, ऐसी problems लेनी है जहां से कुछ आप contribute कर सकें. यहाँ तो आप कुछ society को contribute कर सकें, यहाँ तो आप अपने discipline के knowledge base को contribute कर सकें, कहीं कुछ तो value आपको add करना चाहिए उसमें. That's very important. So it should be very important. And then, of course, we go to the next step. That is a hypothesis. Now, a hypothesis is nothing, people cannot formulate. I have come across, my students, they find it so challenging to make a hypothesis. Conceptually, आपको अगर ये समझ नहीं आता है hypothesis क्या है, तो one always goes around in circles. Now, basically, hypotheses are nothing but they are statements of presumed relationship that can be tested. दो चीजों में, दो एस्पेक्ट्स में, दो वेरिएबल्स में हम दो फिनोमिना में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, और एक है दूसरे से रिलेटेड है. कैसे है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकती है. तो हम उसको फिर अपने जो भी हम डेटा गैदर करते हैं उसके थ्रू इट कैन बी टेस्टेड. हम उसको टेस्ट करते हैं. हम कभी भी ये नहीं कहना चाहिए माय हाइपोथेसिस इज राइट और रॉन्ग. हाइपोथेसिस कभी सही या गलत नहीं होता है. हाइपोथेसिस या तो प्रूव होता है या प्रूव नहीं होता है, या तो ट्रू होता है या वो फॉल्स निकलता है. हमारी जो भी अजम्पशन थी वो या तो सही निकल जाती है, पर वो राइट है या रॉन्ग है उसके एथिक्स में हम नहीं जाएंगे. और इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हाइपोथेसिस प्रूव होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. समटाइम्स पीपल फील दैट हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हुआ तो आवर स्टडी हैज फेल्ड.
There is nothing of that sort. Only thing is there are certain presumptions. Now how do you arrive at those presumptions, you may ask? ये presumptions जो है ये कहाँ से हमें आ जाती है? ये आपको आती है आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले लोगों ने क्या किया है, क्या क्या चीजों को एक्सप्लोर किया है, एंड इफ देयर आर एनी गैप्स इन दैट यू कैन फिल दोज गैप्स, or you can do a study along the same lines on a different population, along different variables. So you have that freedom. So there is nothing like a final study which cannot be replicated or repeated. You can do with certain distinctive features which you can add. Or if you feel that the previous researcher has not explored a particular aspect or area which is very significant and important, you would like to venture into that. It is all up to you. तो ये आपकी presumed relationship है, एक तरह से आपकी assumptions है, tentative है ये definite outcomes of the study नहीं है, they are only tentative. That means for the time being. Tentative का मतलब for the time being. Assumptions क्या होता है? That हम कुछ धार रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ अज्यूम कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा आधार क्या है? हमारा जो भी लिटरेचर है या जो भी स्टडीज है या जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम अपने अजम्पशंस बना सकते हैं, पर इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स विच आर देयर. हवा में नहीं बना सकते उनको, थोड़ा तो उसका बेसिस, थोड़ा तो उसका ग्राउंड होना चाहिए. Now, why do we have a hypothesis in the first place? Where is the need for a hypothesis? Hypothesis helps to check the kind of data that you need to collect. ये दिशा देता है कि आपको कौन सा डेटा जो है वो कलेक्ट करना है in order to answer your research questions. आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए किस तरह का डेटा चाहिए, ये आपका हाइपोथेसिस सिर्फ आपको वो दिशा प्रदान करता है. जैसे मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ. अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे जो डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स की प्रॉब्लम आती है, जब भी हम जाते हैं और इनकी केस स्टडीज करते हैं या इन पे स्टडीज करते हैं, तो अक्सर ये चीज नोटिस में आती है कि वो उनकी फैमिली में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं. तो यहाँ पे जब हमें पता है कि ये काफी चीजें हैं और जनरली ऑथर्स ने इसको डिस्कस किया है, स्टडीज में भी ये पाया गया है, तो अब हम सेफली अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं दैट ब्रोकन होम्स लीड टू डेलिक्वेंसी. तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपके घर में दिक्कत है, ब्रोकन होम है, तो वो डेलिक्वेंसी को जाता है रास्ता. तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस हो सकता है. तो यहाँ पे हम क्या रिलेशनशिप देखेंगे ब्रोकन होम्स में और डेलिंक्वेंसी के कॉज में, कि डेलिंक्वेंसी होता है क्या, और अगर हमें अपने डेटा से ये पता चले कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी आर स्टडिंग हैव कम फ्रॉम ब्रोकन होम्स, देन आवर हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड. अगर हमारा डेटा इसी और इंगित करता है तो हमारा जो है ये हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है. बट वी हैव टू प्रूव इट through the data of our study. This is something we are assuming on the basis of the previous studies and the literature which is available or which we have studied. Then punishments cause low esteem. अक्सर ये देखा है जब हम पनिशमेंट देते हैं किसी को तो उनका आत्मसम्मान अपनी नजर में जो है थोड़ा कम हो जाता है. तो अक्सर ऐसे लोग कई बारी इंफीरियोरिटी से ग्रस्त हो जाते हैं. कई लोग बड़े सख्त भी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं, पर ये हमारे ऊपर है कि हम, हमारा लिटरेचर किस ओर इशारा करता है. सो यू कैन से पनिशमेंट कैन cause low esteem. But if you find that punishment has not caused a low esteem in your subjects of study, then you can say it is not necessarily so. आपका डेटा अलग इंडिकेशन दे रहा है. So ultimately it is the data which will prove or disprove your hypothesis. Let me tell you, it is not necessary to have a hypothesis, especially in qualitative studies. जरूरी नहीं है आप hypothesis लेके चलें, पर मैं तो कह रही हूँ अगर आप हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है, ताकि फ्यूचर में जब भी आप कोई रिसर्च करेंगे या स्टडी करेंगे आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होगी. एक बार इस प्रोसेस से अगर आप गुजर गए, आपने अपनी रिसर्च कर ली, उसके बाद
अच्छी करी, बुरी करी, खराब करी, बहुत हाई क्वालिटी की नहीं करी, डजंट मैटर. Once go through the process, thereafter you will know, not need any other further training in it, you know. फिर experience will teach you. But ये पहला stage जो है, एक रिसर्च आपको खुद अपना करना चाहिए सीखने के लिए. उससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई टीचर नहीं है. कोई आपको नहीं सिखा सकता है, गाइड कर सकता है, पर सिखाने के लिए आपको अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. जैसे स्विमिंग के लिए पानी में कूदना ही पड़ता है, तभी स्विमिंग आती है. कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको फुल प्रूफ प्लान नहीं दे सकता स्विमिंग करने का. ड्राइविंग है, आपको करके ही सीखना पड़ता है. ऐसे ही मेरा ये मानना है, रिसर्च हम करके ही सीखते हैं. गलतियां करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पहली बार ही नहीं होंगे, पर धीरे धीरे आप उसमें एक्सेल करते जाते हैं, इंप्रूव होते जाते हैं. पर प्लीज कीजिएगा, गो थ्रू द प्रोसेस. तो आपका हाइपोथेसिस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए. कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स लेके बच्चे ले आते हैं कि उसमें कोई ऐसा फिनोमिना ही नहीं है जो हम जिसकी रिलेशनशिप हमें देखनी है. तो इन दैट केस देन इट यू योर हाइपोथेसिस फिर बाद में आते हैं एंड में, उसके ऊपर क्वेश्चंस ही नहीं पूछते हैं, डेटा ही नहीं कलेक्ट करते हैं. फिर मैं पूछती हूँ ये डेटा कहाँ है, ये क्वेश्चंस कहाँ गए? नहीं मैम, ये तो हमने पूछे ही नहीं. फिर तो आपने पूछे नहीं तो आपका हाइपोथेसिस कहाँ गया? फिर एंड में बोलते हैं चलो हाइपोथेसिस हटा देते हैं. ऐसा नहीं है, ये शॉर्टकट्स हमको नहीं देखने हैं. ठीक है, तो आपके हाइपोथेसिस बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉपिक से फिर रिलेटेड होने चाहिए. और उसके बाद आपको उसको क्लैरिटी से वर्ड करना है. जैसे आप देखिए 4 शब्दों में आपने सब कुछ बता दिया. यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, जब हम कई बार क्या होते हैं, खुद क्लियर नहीं होते तो हम बड़े एम्बिगुअस वर्ड्स यूज कर लेते हैं. हम सोचते हैं हम दूसरे को बुद्धू बना रहे हैं, दूसरे को ठीक है दे दिया अप्रूवल के लिए, हो गया, अब हो जाना चाहिए अप्रूवल, दिस इज आवर गोल. नो, दिक्कत आपको आने वाली है, प्रॉब्लम आपको आने वाली है. यू आर द रिसर्चर, you are the one who will be at the receiving end tomorrow. Today you may cut short, today you may look for shortcuts, but in research there are no shortcuts. Let me tell you that it is a hugely very very a great learning process. और अगर आप टॉपिक के साथ इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए धीरे धीरे जैसे आप शुरू करते हैं इतना ज्यादा उसके अंदर चले जाते हैं कि कई बार निकल के आने में दिक्कत हो जाती है. मुझे तो बहुत परेशानी हुई थी अपने टॉपिक से निकलने में. आई हैड गॉन डीप एंड डीप एंड डीप इनटू इट, और उसकी लेयर्स पढ़ते पे पढ़ते चली निकलती जाती है. पर उसके लिए दैट इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है वो, उसके बिना नहीं होगा. अब एक नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि हमारे लिए क्लैरिटी के लिए, जो मैंने आपको बोला, यू नीड अ क्लैरिटी. क्लैरिटी के लिए आपको बहुत जरूरी है एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं आवर फ्रेमवर्क फॉर आवर स्टडी. हर स्टडी का एक अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो सकता है. जनरल डेफिनेशंस अलग हो सकती हैं. For instance, as you know, that if you take, I will give you an example. Child has been defined differently by sociologists, by the lawmakers, under different laws. एक ही शब्द के आपको अलग अलग मीनिंग दिखेंगे. फैक्ट्रीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है. जुवेनाइल अपना ये हम अपना चाइल्ड मैरिज एक्ट देखेंगे तो उसमें अलग. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से हम डील करते हैं, वो वाला लॉ देखेंगे हम अपना स्पेशल चिल्ड्रन का, तो उसमें अलग. तो एक ही शब्द के हमें अलग अलग मीनिंग्स मिलते हैं. आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इसलिए बनाना पड़ता है दैट हाउ आर यू गोइंग टू इंटरप्रेट दैट कॉन्सेप्ट in relation to your study. Other things are not important. If you are going to adopt any definition which is already in existence, well and good. If you are going to frame your own definition, keeping in view the objective and purpose of your research, that is also accepted. It is a done thing in research, but do have your conceptual framework. जैसे मैंने यहाँ पे किया कि आपको बताया कि your जैसे मैंने मेंटल रिटार्डेशन के टाइटल का आपको एग्जाम्पल दिया था, उसमें लिखा था सिवियरली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन.
सो अगर मैं लिख रही हूं तो मैं बताऊंगी कि मेंटल रिटार्डेशन से व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, एंड देन आई विल से सिवियरली से मेरा क्या मतलब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिसर्च. am I going to link it to the behavior of the child, or am I going to link it to the natural or the normal classification which has been given as per the IQ? तो मुझे freedom है to choose my conceptual framework, in which you have to give the operational definitions of the key concepts which are relevant and contextual to the study. हर definition, हर चीज का आपको define करना जरूरी नहीं है, but what is relevant to your study, how are you going to use it in relation to your data, that is what is going to guide you. So it is always good to give a conceptual framework. It is that what is the way in which we should interpret this term in relation to this particular study, not XYZ, but this particular study. So it will be in relation to your study. Okay? So once we are done with these preliminaries, ये शुरू के सब stages हैं. इसमें हमको क्या है, अपने सब्जेक्ट की, अपने इशू की, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सरसाइजेज हैं ये हमको करना है, और उसके बाद हमको फिर अपना रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना है. दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. अब रिसर्च डिजाइन जब हम प्रिपेयर करते हैं, इट विल बी एज आई टोल्ड यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द काइंड ऑफ रिसर्च वी आर डूइंग, उसके ऊपर निर्भर करेगा. पर उसके भी कुछ बेसिक जो है guidelines हैं. It is the logical systematic planning in directing the research. Research design क्यों बनाना पड़ता है? Because it will be logical and systematic. Logic बहुत जरूरी है रिसर्च में. कुछ भी haphazard, trial error नहीं होता है. जैसा मैंने बताया, you have to justify everything. You have to explain why this, why not that, why choosing this particular research method, why not something else, why choosing this particular tool of data collection, why not something else. At every point you must give the rationale. That is how it becomes logical, and then it is systematic. That process you have to give a direction to. उसके लिए आपको अपना डिजाइन फ्रेम करना पड़ता है, डिजाइन आपको बनाना पड़ता है, और वो डिजाइन जो है, इट इज एन आउटलाइन, डिटेल्ड प्लान, आउटलाइन हाउ द रिसर्च विल बी कैरिड आउट. आपको एक दिशा देता है कि अब ये रिसर्च आपको करना है, इसके लिए आपको उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसको आपको बनाना है. तो रिसर्च डिजाइन देन यू हैव टू मेक, एंड उसमें जैसा मैंने आपको बताया, देयर इज वन थिंग कॉल्ड द वेरिएबल्स. नेक्स्ट आपको जो है अपने रिसर्च के लिए, it is good to choose certain variables. Variables is that phenomenon that varies. और उसमें की वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं. एक हम क्लासिफाई करते हैं उसको ब्रॉड, एक तीसरा भी होता है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की रहती है. नेक्स्ट, हमारी की वेरिएबल्स जो है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं. सो यू हैव टू चूज योर वेरिएबल्स. फॉर इंस्टेंस, आई विल गिव यू द एग्जांपल फ्रॉम द सेम, you know, the caregivers. Now in that, what will be the dependent variable? Dependent variable will be the quality of care, the nature of problems faced, the reaction and behavior of the child, the attitude of the neighbors. All these are what? They are dependent. What can they be dependent on? Independent variables are which, you know, which affect the dependent variable, which cause a certain situation. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी योर एज. स्टैंडर्ड है, आपकी उम्र के साथ आपके एटीट्यूड बदलते हैं, आपके नजरिया बदलता है, आपकी अप्रोच बदलती है. तो अगर यंग केयर गिवर है तो उसका एटीट्यूड क्या होगा, उसमें पेशेंस कम होगी. और अगर यही एल्डरली हैं तो उनका एटीट्यूड बच्चे के प्रति क्या होगा, किस तरह से उसकी देखभाल करेंगे. दे विल बी मोर लविंग, मोर अफेक्शनेट, एंड दे विल बी वर्किंग.
इस तरह की चीजें जो हैं, आपका एज फैक्टर हो सकता है, फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, आपका फिर ये जो हमारा जेंडर का कंस्ट्रक्ट है वो भी हो सकता है, आपकी इनकम हो सकती है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट is it that you want to see a relationship between, you can choose your key variables, then it gives a little control to your research. They can become a basis of your hypothesis also, and then you get more, your data, what data to look for, what are the kind of questions to ask. So research design addresses itself to certain key issues. ये तो हमने देख ही लिया कि प्रॉब्लम क्या होती है, मेजर रिसर्च क्वेश्चंस हमने क्या पोज किए हैं. इसके बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं, वी डिफाइन द यूनिवर्स फॉर द पॉपुलेशन. हम अपने पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, एंड देन वी डिसाइड हाउ मेनी पीपल. ये मैंने मतलब ये सैंपल कहते हैं इसको, बट मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है ताकि आप लोगों को इजीली इट इज यू कैन कॉम्प्रीहेंड इट. व्हाट इज अ यूनिवर्स, उसको हम पॉपुलेशन भी कहते हैं, कि जहां हमारे सब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे, जहां से हमको उनको पिक करना है, उनको लेना है. और उसमें फिर कितने लोगों को हमें लेना है, हाउ मेनी पीपल आर टू बी स्टडीड, दैट डिपेंड्स ऑन आवर द साइज ऑफ द सैंपल एंड हाउ आर वी गोइंग टू सिलेक्ट दीज पीपल. तो हमारा सैम्पलिंग प्रोसीजर और मेथड क्या रहेगा, क्या टेक्निक्स हम उसमें अडॉप्ट करेंगे, अपने सैम्पलिंग प्रोसीजर हम क्या डिजाइन करेंगे, दैट इज कंसर्न्ड विद दैट. और उसके बाद फिर हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होंगे, व्हाट आर गोइंग टू बी आवर मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा. ये हम आगे डिटेल में लेंगे. तो रिसर्च डिजाइन में हम ये सब चीजों का जो है, इन चीजों को एड्रेस करते हैं. वी ट्राई टू एड्रेस दीज की इश्यूज. नाउ यूनिवर्स, as I told you, first thing is you have to define your universe. Universe is the population which consists all those subjects, that all those units which qualify for inclusion in the study. मतलब आपके जितने भी वो केसेस जो एलिजिबल हैं आपके सैंपल के लिए, वो आपका यूनिवर्स है. तो अब आपने देखा हमारा टाइटल क्या था, हमारा टाइटल था टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द केयर गिवर्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन इंदौर सिटी. तो हमारा यूनिवर्स क्या हो गया, आप उसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं. तो पहला स्टेप क्या होगा, हमारा यूनिवर्स हो गया इंदौर सिटी. अब इंदौर सिटी में हम सारी पॉपुलेशन नहीं ले रहे हैं. पॉपुलेशन डजंट मीन द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस. इट कैन बी डिफाइंड बाय ज्योग्राफिकल लिमिट्स. It can be defined by nature of individuals, groups, people, organization, whatever it may be. Supposing you want to do only institutional children, then institution become your universe. तो इस तरह से हमको define करना पड़ेगा अपने population को, अपने universe को, because universe is from where you are going to pick up your cases. And of course, it has to go with the purpose and the coverage of your study. आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, उससे अलाइंड रहेगा. सो यू हैव टू डिफाइन योर यूनिवर्स, और यूनिवर्स के साथ फिर आपको अपना सैम्पलिंग डिसाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे फिर मैंने बहुत कंफ्यूजन देखा है. ऑफन स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर अबाउट सैम्पलिंग. देयर आर मेनी methods of sampling which are available to us. Of course, it's not possible for me to take a class on sampling here. That will be subsequently maybe a part of your workshop. But there are two broad methods of sampling, especially in social science research, and on the basis of which we can draw the sample from the population or the universe. What are they called? They are called probability or non-probability methods. So two broad methods are probability and non-probability. Now non-probability जो रहता है उसके भी, हेलो
उसके उसके भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं. देर इज एक्सीडेंटल सैम्पलिंग दैट यू कम अक्रॉस समबडी एंड यू टेक दैट सैंपल. कोटा सैम्पलिंग मतलब आप एक्सीडेंटल तो करते हो पर उसमें डिसाइड कर देते हो हम इतने ही लड़के लेंगे, इतने ही लड़कियां लेंगे या इतने मैरिड लेंगे. ये कोटा सैम्पलिंग होता है. Purposive sampling is where you are very much focused on the purpose of your study. On the basis of that, you select only those units which will be giving you valuable knowledge, information as per the objective of your study. So you can purposely choose. This is very popular in social science researches. Then there is snowball sampling. There are certain studies in which, is the time over? Hello? Okay, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. I'll just because I was told I can take my time. So Okay. Okay. okay, I will then just conclude. I must almost I will not go into much details. I will just touch upon the points. So snowball sampling में जैसे अगर आपको ड्रग एडिक्ट्स पे स्टडी करनी है तो ड्रग एडिक्ट्स आपको सामने ही नहीं दिखते हैं, सामने ही नहीं मिलते हैं. उनके लिए आपको इनके ग्रुप्स में किसी एक लिंक से जाना पड़ता है. फिर एक लिंक आपको दूसरे तीसरे चौथे पे ले जाता है. उसको हम कहते हैं स्नोबॉल. तो ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के. और प्रोबेबिलिटी में क्या है, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं और सबसे सिंपल है रैंडम में. हेलो कि प्रोबेबिलिटी में एवरी यूनिट हैज एन इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. ये उसमें फर्क है. और उसमें क्लस्टर सैम्पलिंग हम कर सकते हैं, खासकर अगर हमारा वो बहुत बड़ा है. हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं और उसके अंदर हम रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. नाउ आई एम ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड. I will just briefly discuss with you the methods and tools of data collection. ये मैंने चार्ट बना रखा है which is self-explanatory. Please we can go to the next. ये मैंने सब डिस्कस कर लिया. Next. अब ये methods and tools of data collection. Often we are not able to, हाँ जी यही, we are not able to distinguish between the methods and tools. Under each method you can have your specific tools of data collection. तो जैसे इंटरव्यू है तो आपकी इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, नॉन स्ट्रक्चर्ड हो सकती है. और उसमें आपके टूल्स हो सकते हैं इंटरव्यू स्केड्यूल. और अगर आप इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और तरीका भी है, मेल्ड क्वेश्चनेयर. पर दोनों को तरीका जो है पूछने का, आपके सवाल बनाने का, उसमें अलग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द मेथड एंड द टूल. देन इफ यू आर डूइंग ऑब्जर्वेशन ओनली, it can be non-participant, it can be participant. You can design tools for that. You can make an observation schedule for that also. And then of course for qualitative studies we have the method of case study, which is for in-depth intensive study into any social phenomena. And this is mostly done for qualitative analysis and qualitative study. और उसके बाद एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि हमारे सोर्सेज ऑफ डेटा जो होते हैं वो दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में वी कैन गो टू द पीपल एंड सेकेंडरी में वी कैन गो टू आवर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और वट एवर इज अवेलेबल टू अस. प्राइमरी इज वेयर यू एक्चुअली गो टू द पीपल एंड कलेक्ट द डेटा. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आई होप it gives you some tips as to how to design a research proposal. It was the entire iceberg, ma'am, not it was the tips. I think the lecture was so elaborate and exhaustive that and so systematic that right from the very beginning, everything you have elaborated quite in detail. It was not the tips. I would like to inform my participants that when we decided this workshop, the organizing committee, it recommended the two names, Professor NMP Verma and Ma'am Ranjana Sehgal, because we last time we have heard you and we were so much impressed by your clarity. It is not only the concept, clarity in the concept, but also the voice. Audio, no audio problem, as if you are talking before us.
So both the two panelists were our first priority, that we decided that we should attempt for their lectures, and Professor NMP Verma sir also is the next panelist today. So we are very fortunate. I would like to also to inform the participants one very precious thing, that Ma'am Regina ma'am, in her family there was some problem, someone suffering from this corona. So this PPT that you have seen, she has prepared by just this night, and such is her devotion for education, learning. Any common person would have refused to deliver lecture in such a situation when the family is in problem like corona. But for her, this priority was for this academic activity. So we are very much obliged, ma'am, that you have Thank spared you. time. It was my privilege, my pleasure. In this crisis, family crisis, that you have spared time. Yeah, that was unfortunate. Yeah. Some problems students have there. Yeah, please. If there are any questions? Is it necessary to give both null and alternate hypothesis in research proposal? Ashish Singh has asked, is it necessary to give both null and alternate hypothesis in research proposal? Yes, we can give more than one hypothesis. Not a problem. You can give, see, basically you are trying to explore the relationship. So it is not necessary that you have one hypothesis. One study can have multiple hypotheses also. The next question is from Neelam. What is the difference between a research proposal and thesis? No, thesis is the final report outcome which comes of the research. This is the first preliminary step, because this is a kind of your plan of action, how you're going to proceed for research. So just as you know, you have your 5-year plans, right? आप पहले प्लान बनाते हैं, फिर 5 साल उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. ऐसे ही रिसर्च प्रपोजल इज अ काइंड ऑफ प्रपोजल, एंड दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट इट अप्रूव्ड. There are certain requirements at the university level, at the funding agencies level, because they would want to know that how you're going to address this issue. So many people will send in their proposals. So the ones they find with, very clear and very descriptive kind of outline, and which they think will serve their purpose, they will take up. So sometimes for funding agencies, they can pick and choose. Then for the, when you go before a RDC or something, there may be limited seats. So they will also decide which person, otherwise your proposal will get rejected if you have not cleared and not clarified on various issues. So research proposal is the first step, and thesis will be the outcome. Thank you very much, madam. Ma'am, Kamala Nehru Institute is once again highly obliged for such an enlightening and elaborate lecture. And I think it would definitely might have been highly beneficial for the participants. And ma'am, I request you that whensoever we will have such activities in our institution, we will invite you. Yeah, definitely. I'll be more than happy, because, we are only committed to this promoting, teaching, learning, the most. And I am very passionate about students doing research, because these days I'm seeing very reverse trends. Our time, majority of the students used to opt for research, but today, out of the 60 students, there are 3 students under me only who are doing research. All others have gone. All others out of 60, only 3 people have opted for research. So it has become a very daunting task for us teachers to how to motivate students to take up research. Thank you very much, madam. Okay. Thank you. My pleasure. Dhanyavad. बहुत बहुत धन्यवाद.